ये L3 L4 का पेन भी लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है? जी, जो हमारी जो बैकबोन होती है ना, वो उनमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं, एक के ऊपर एक हड्डियां रखी रहती हैं। जो गर्दन की बोन्स होती हैं उनको सर्वाइकल बोलते हैं, बीच में डॉर्सल आ जाती हैं। जो लोअर बैक होती है उसको लंबर बोलते हैं। तो लंबर में 5 बोन्स होती हैं, 1 to लेके 5, उनको 1 L2 L3 L4 L5 का नाम दिया गया है। उसके बाद फिर सैक्रम और टेल बोन आ जाती है, कॉक्सिक्स इसको बोलते हैं। हमारी जो गर्दन है, जो लोअर बैक है, वो ज़्यादा मोबाइल होती है और रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में उस पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आता है, गर्दन पे भी और लोअर बैक पे भी, एज़ कम्पेयर टू जो बीच का पोर्शन है जहाँ हमारे रिब्स होती हैं, वो इतना मूवमेंट नहीं होती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस उस पर नहीं आता, तो वो कम तंग करती है, तो वो भी कभी कम तंग करती है। तो नेक और लोअर बैक में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आता है। और लोअर बैक तो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर काम में अगर आपने कुछ भी काम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, नीचे से कुछ उठा रहे हैं, सीधा वहीं जोर पड़ेगा। तो आप टर्न कर रहे हैं तो वहाँ जोर पड़ेगा, कुछ झटका आएगा तो पहले वहाँ जोर पड़ेगा, बैठे हैं तो वहाँ जोर आएगा। तो वो उनका नाम L1 to L3 L5 तक दिया गया है। और हर 2 बोन्स के बीच में एक कुशन होता है, इसको डिस्क बोलते हैं, वो उसी की डिस्क इसको कहा जाता है। क्या होता है, वक्त के हिसाब से बदलाव आने लगते हैं। जो डिस्क इज लाइक ए कुशन, समझिए उसका कवर कमज़ोर हो गया, फट गया, उसमें से मटीरियल रुई बाहर आ गई। जब बाहर आएगी तो आसपास नर्व्स हैं, तो उनको इरिटेट करेगी, उन पर प्रेशर डालेगी। कमर से जो नर्व्स हैं वो सारी इकट्ठी एक बंडल बना लेती हैं, बंडल बना के वो लेग्स में जाती हैं। उस बंडल का नाम है शाटिक। तो जितनी मेन जो नर्व आती है बैक से, उसको हम शैटिक बोलते हैं। तो कोई भी नर्व इरिटेट होगी लोअर बैक में, L1 2 के लेवल पे, L2 3 4 के लेवल पे, कोई भी, तो वो नर्व के शैटिक के साथ टांग में चली जाएगी, तो उसको शैटिका कह दिया जाता है। शैटिका कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली होती है। कॉमनेस्ट ये डिस्क प्रॉब्लम हुआ करती है। टाइम एज के हिसाब से डिस्क के साथ साथ बोन्स भी उसमें डिफॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं, उन प्रोट्रूड होने शुरू हो जाती हैं, उनको कहते हैं हड्डी बढ़ गई है। नर्व्स के जो चैनल्स होते हैं वो कमज़ोर, उनके नैरो होने शुरू हो जाते हैं, स्पाइनल कैनाल जो हमारी नैरो होनी शुरू हो जाती है, नर्व पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो हमारे सिम्टम्स सारे लोअर बैक में, पेन होना, नमनेस होना, सुनपन होना, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सciatica का जो पेन है वो दोनों पैरों में हो सकता है या किसी सिंगल में हो सकता है, या तो जो हमारा जो बैकबोन होती है वो सेंटर में होती है, उसमें से उसके अंदर मेन बॉडी की नर्व्स आती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, जो ब्रेन से शुरू होकर नीचे तक आती है, मेन स्पाइनल पावर केबल जो हमारा होता है, उसमें से हर लेवल पे नर्व्स दोनों तरफ निकलती हैं। तो लोअर बैक में भी नर्व्स दोनों तरफ निकलती हैं, लेफ्ट वाली लेफ्ट लेग में जाती हैं, राइट वाली राइट लेग में जाती हैं। या अगर तो जो प्रॉब्लम है, जो प्रेशर आया है वो एक साइड पे आया है, तो उसी साइड पेन चली जाएगी, चाहे डिस्क एक तरफ है या बड़ी हड्डी एक तरफ है। अगर वो सेंट्रल है तो पेन, डिस्कम्फर्ट, सिम्टम्स दोनों लेग में जा सकते हैं। कॉमन सी चीज़ ये देखेगी कि जिनको ये sciatica का पेन होता है उनको ज़्यादातर फिजियोथेरेपी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और उनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। इसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी ही है या फिर अंत में इसमें सर्जरी की ओर जाना पड़ता है? इसमें मैं 1-2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट में कई सारी मोडालिटीज़ होती हैं। एक मोडालिटी नहीं होती। फिजियोथेरेपी इज़ वन मोडालिटी, और भी इलाज के अंदर और मोडालिटीज़ होती हैं। हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कि भाई पहले तो अपनी हैबिट्स ठीक करिए, अपना पोस्चर ठीक करिए अपना, राइट, सो दैट स्ट्रेस कम पड़ने लगे आपका। फिर मेडिकेशंस देते हैं जिनका पर्पस होता है इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, वो चीज़ों को नर्व्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर कम करते हैं, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स बेसिक टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, इसमें एक्सरे हो सकते हैं, CT स्कैन्स हो सकते हैं, MRI हो सकते हैं, एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। प्रॉपर डायग्नोसिस बना के देन वी गो फॉर फिजियोथेरेपी, अगर हमें ज़रूरत लगता है कि फिजियोथेरेपी हमें हेल्प कर सकेगी। फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है तो किस तरह से हेल्प करती है? वो उस डिफेक्ट को नया नहीं कर सकती। अगर मान लो डिस्क खिसक गई है तो उसको वापस नहीं लेके जाएगी, हड्डी बढ़ गई तो उसको वापस नहीं लेके जाएगी, तो वो क्या कर सकती है? जो मांसपेशी हैं, मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करती है ताकि वो जगह पे जोर कम पड़े। इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस को कम करती है ताकि नर्व्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाए आपके, एंड आपके सिम्टम्स रिलीव होने शुरू हो जाते हैं। 70 to 80%, ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% पेशेंट्स में हम लोग प्रॉपर पोस्चर, मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, बॉडी वेट को मेंटेन करना, पोस्चर को मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, हम कंट्रोल कर पाते हैं। 10 to 20% लोग होते हैं जिनमें नहीं हो पाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, देन सर्जिकल मेथड्स आते हैं जिसमें हम जाके जो प्रेशर नर्व्स पे पड़ रहा है उनको हटा देते हैं, जो उनका रास्ता तंग हो गया उसको खोल देते हैं। अगेन सक्सेसफुल सर्जरी, बट सर्जरी होती है, ओनली 10 to 20% उसमें होते हैं।
आजकल क्या मेन प्रॉब्लम क्या आने लगी, जो आपका एक और आपने बीच में कहा कि भी बहुत दिन इलाज चलता है, उसका मेन रीज़न होता है कि आजकल लोग सेल्फ मेडिकेशन में पड़ जाते हैं और वो घर परिवार में किसी ने कोई एक दवाई ली है, वो अपने आप केमिस्ट से लेके अपना खाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने सुना होता है जी फिजियोथेरेपी एक काम है, आप तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट पे चले जाएंगे, विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस, विदाउट प्रॉपर असेसमेंट वो चले जाएंगे, फिर फिजियोथेरेपी शुरू करा लेंगे, उसमें कुछ रिलीफ हुआ कुछ नहीं हुआ, वो इस उम्मीद में कि होता रहेगा, वो कंटिन्यू चलती रहती है। मैं हमेशा हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि भी पहले आप बीमारी को कंसर्न डॉक्टर को दिखा के उसको असेस करा के उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाइएगा, देन गो फॉर दीज थिंग। एंड फिजियोथेरेपी एंड ऑल महीनों नहीं दी जाती, इज फॉर फ्यू सेशन, फ्यू डेज, मतलब वीक और 2 वीक और 3 वीक, एंड देन आप आदमी अगर उसने हेल्प करना है तो उतने में कर लेता है। इसने कि हम महीने वो उसको महीनों करते रहेंगे तो कोई नया हो जाए, नहीं होगा, कोई वो बेनिफिट नहीं होगा हमें। तो जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग से कि भाई आप अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करके देन अंडर सुपरविजन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए कंसल्टेंट आप उसको करेंगे तो बहुत प्रोलॉन्ग चीज़ें नहीं होती, एंड क्विकली यू कैन टेक ए डिसीजन कि भाई हमारा ट्रीटमेंट कामयाब हो रहा है या नहीं, या हमें और कुछ करने की ज़रूरत है। अब जिनको सैटिका का पेन है, L3 L4 वाली प्रॉब्लम है, उन लोगों को कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, ऐसी 3-4 चीजें क्या अहम? L3-4 तो आप एक लेवल ले रहे हैं। ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं L5-S1 की आती हैं, L4 L5 की आती हैं, वो ज़्यादा कॉमनली आती हैं। एक तो मैं ऐड करना चाहूँगा, वैसे L3-4 में भी हो सकता है। दूसरा, हम मान के चल रहे हैं कि भाई उसकी प्रॉब्लम है तो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है कि भी उसको पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है ना, तो विल अगेन स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स की लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट पहले ज़रूर हो उसका। उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, उसका बॉडी वेट को मेंटेन कंट्रोल करना है, बॉडी वेट मेंटेन करने, तो अननेसेसरी स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ता है। देन उनको जो एक्सरसाइज बताई गई है, वो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लिया होगा उन्होंने, उनको एक्सरसाइज वगैरह बताई गई होंगी, वो रेगुलर उनको करनी चाहिए। उनको होता क्या है मोस्टली कि आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, कुछ दिन में आराम आ गया, आप सब भूल गए, टिल इट हैपन्स अगेन, है ना। तो उसको रेगुलर हमें करते रहना चाहिए। देन अपना जो फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज सिखाई गई वो आप कर रहे हैं। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में डॉक्टर ने बताया तो वो ले लेके अपना आप खाना शुरू करते थे, उसके साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। लास्टली पोस्चर वुड भी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर हमें कोई चीज़ें उठानी है नीचे से, उसका सही ढंग आना चाहिए। जैसे हमारी लोअर बैक की प्रॉब्लम है, हमें फ्लोर से कोई उठाना है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बेंड योर नीज एंड सिट रादर देन बेंड फॉरवर्ड एंड पिक इट। अपने घुटने मोड़ के बैठिएगा बजाय झुक के उठाने की। तो इस तरह की हैबिट्स अगर हम डालेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स तंग नहीं करेंगे।